नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 के लिए हम लोग प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज हल कर रहे थे। इसमें आज ये तीसरा भाग है जिसमें हम लोग ग्रामीण परिवेश, जिसमें ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण समाज के लगभग 25 प्रश्नों को हम व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप जो है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं और आपकी तैयारी अभी आपको अपूर्ण लगती है तो आप हमारे कोर्स से यानी क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें वीडियो क्रैश कोर्स है और इसमें आपको सभी सेगमेंट्स के वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ में और अपना स्कोर जांचना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं और इसकी आपको जो है व्याख्यात्मक हल सहित पीडीएफ भी प्रदान की जाएगी। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप इस नंबर पर यानी 9506742546 पर लेखपाल लिखकर भेज दीजिए और आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का हम मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान पद्धति के विषय क्षेत्रों में शामिल है? सामाजिक अनुसंधान पद्धति के विषय क्षेत्रों में शामिल है ग्रामीण समुदाय, सामूहिक व्यवहार, सामूहिक संघर्ष या इसमें से सब कुछ। जितना भी ऊपर दिया है ए बी सी तीनों। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। भूमि वितरण ग्रामीण विकास एवं सामाजिक अनुसंधान विषय में क्षेत्र में शामिल नहीं है। बाकी जो भी विषय क्षेत्र जो है सामाजिक अनुसंधान में शामिल हैं उनको हम देखते हैं। तो वो इस प्रकार हैं, ग्रामीण समुदाय का अध्ययन करना, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, सामूहिक संबंध निपटान संबंध अध्ययन और सामाजिक और ग्रामीण समस्याएं एवं परिवार। तो ये सभी जो है सामाजिक अनुसंधान पद्धति में शामिल हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न विकल्पों में से सामाजिक अनुसंधान पद्धति का संबंध है। ये भी जो है सामाजिक अनुसंधान से ही संबंधित प्रश्न है। तो इनमें से तीनों ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक घटनाएं, मानव आचरण, सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलू। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जो है सामाजिक अनुसंधान पद्धति से संबंधित हैं। किस प्रकार संबंधित हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सामाजिक और ग्रामीण विकास का संबंध अनुसंधान की घटनाएं, मानव व्यवहार और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से होती हैं। सामाजिक और ग्रामीण विकास अनुसंधान का तात्पर्य सामाजिक तथ्यों से संबंधित प्रश्नों, समस्याओं के वैज्ञानिक स्तर से है। इसीलिए सामाजिक घटनाओं को समझने की इस वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग को सामाजिक शोध भी कहा जाता है, यानी सोशल रिसर्च भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनमें से कौन सा संस्थान या विभाग जिम्मेदार है? तो चारों को ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ग्रामीण विकास विभाग या पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। तो उसमें से सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। ये ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम होते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होता है और ये राज्य सरकार का एक शीर्ष संस्थान है। ये विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श की गतिविधियों के लिए समर्पित होता है। अब इसके थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये संस्थान 1 अप्रैल 1982 को अस्तित्व में आया था। इसे पहले राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता था। फिर इसका नाम बदला गया। कब बदला गया? 23 जुलाई 1994 को इस संस्थान का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि DDU.SIRD कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाबार्ड। नाबार्ड आप जानते हैं एक बैंक होती है। इसका मुख्य कार्य इनमें से क्या है? जो चारों ऑप्शंस को ध्यान में रखकर जो है इसका सही उत्तर दीजिए। तो नाबार्ड जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है
कृषि के संवर्धन और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाना, यानी क्रेडिट फ्लो को इसमें सुगम बनाने के लिए, खासकर कृषि क्षेत्र में। तो नाबार्ड का पूरा रूप क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसकी स्थापना कई बार पूछी जा चुकी है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब नाबार्ड क्या करता है? ये कृषि, लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग इत्यादि के विकास और संवर्धन के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है और उनका रेगुलेशन भी करता है। नाबार्ड का जो है जो प्रधान कार्यालय है वो मुंबई में है, और अगर उत्तर प्रदेश में बात करें कि नाबार्ड का जो है यहाँ पर, तो लखनऊ में है। अब नाबार्ड के प्रमुख कार्यों की अगर हम बात करें तो जैसे कृषि का वित्त पोषण करना, यानी फाइनेंस करना, पुनर्वित्त प्रदान करना, विभिन्न संस्थानों और संस्था के साथ समन्वय और ऋण योजना बनाना, उत्पादक संगठन और सहकारी समितियों को सीधे ऋण प्रदान करना, ये सभी इसके प्रमुख कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP, ये एक योजना है, काफ़ी प्रमुख योजना है ग्रामीण विकास के संबंध में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास, गरीबों को रोजगार या बैंकिंग में सुधार। तो इसका जो है प्रमुख कार्य क्या है? गरीबों को रोजगार प्रदान करना IRDP योजना का प्रमुख कार्य है। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसे भारत सरकार द्वारा 1978 में लॉन्च किया गया था और 1980 में इसे पूरी तरह से लागू किया गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सशक्त बनाकर उनकी मदद करना है। सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर, मजदूर आदि ये सभी कार्यक्रम के लाभार्थी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत देश के किस राज्य में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान स्थित है? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। थोड़ा सा प्रश्न जो है यहाँ पर स्थान पूछना चाहिए था, क्योंकि मध्य प्रदेश 2 बार दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश जबलपुर जो है इसका सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस नए संस्थान की स्थापना 1987 में की थी। 1994 में इसका नाम बदला गया और नाम बदलकर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कर दिया गया, और 1996 में इसे ऑटोनॉमस बॉडी यानी स्वायत्त संस्थान का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक एलोपैथिक चिकित्सक मौजूद है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक एलोपैथिक चिकित्सक है? तो इसका सही उत्तर होगा 26,000 की आबादी में ग्रामीण क्षेत्र में एक एलोपैथिक चिकित्सक की उपलब्धता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल कितने हैं? 21,043 हैं। अब WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है डॉक्टरों के बारे में? कि एक डॉक्टर होना चाहिए 1000 की जनसंख्या के अनुपात पर, लेकिन भारत में प्रति 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर से भी कम डॉक्टर उपलब्ध है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के विपरीत है या उससे कम है। भारत में जो डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात है वो क्या है? 1456 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 19-20 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रदर्शन के शीर्ष पर है? तो 3-4 कैटेगरी होती है राज्यों की जब नीति आयोग कोई सूचकांक जारी करता है। ये सूचकांक दिसंबर 2021 में जारी हुआ था, तो अभी के हिसाब से ये लेटेस्ट है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर देखा जाए शीर्ष स्थान किसका है? समग्र में केरल का, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। थोड़ा सा इसके रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें और भी चीज़ें आएंगी। तो ये पहली चीज़ रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने जारी की थी, और ये जो है चौथा संस्करण है इस रिपोर्ट का,
जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में केरल शीर्ष पद पर है। छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है, लेकिन नागालैंड जो है सबसे नीचे है छोटे राज्यों में। अब बड़े राज्यों में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। स्कोर आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए जो है इसका बहुत महत्व नहीं है। तो सबसे पहले केरल है 1 नंबर पर, ये हम जानते हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। इस नीति आयोग की रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो चंडीगढ़ जो है शीर्ष पर है, उसके बाद दादरा और नागर हवेली दूसरे नंबर पर तथा दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश तीसरे नंबर पर है। तो ये जो है कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है इस रिपोर्ट के अनुसार आपके एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK कब शुरू किया गया था? तो बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो JSSK या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना से 12 मिलियन से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ होने का अनुमान है, जो अपने प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आशा कहते हैं। तो आशा के कार्य क्या हैं ये आपसे पूछा गया। आशा किस स्कीम में काम करती है? NRHM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो आशा के द्वारा जो है प्रसव पूर्व देखभाल की जांच के लिए महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ना, गर्भावस्था का पता लगाने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का उपयोग करना, पोषण और टीकाकरण के बारे में जानकारी प्रदान करना, यानी ये सारे काम जो है आशा के द्वारा किए जाते हैं। आशा का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। हिंदी में तो इसको कहते हैं मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना था, विशेषकर महिलाओं और छोटे बच्चों के बीच भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करना था। आशा कार्यकर्ताओं को कुछ नई जिम्मेदारियां भी दी गई, जैसे नई गर्भधारण, जन्म और मृत्यु की पहचान और पंजीकरण कराना, ये भी अब उसके काम में आता है। स्वास्थ्य सेवाओं की मांग और सहायता के लिए समुदाय को जुटाना, परामर्श देना, समर्थन करना, बीमारी के मामलों की पहचान करना, प्रबंधन करना, उनका जिक्र करना, घर के दौरे, प्राथमिक चिकित्सा और टीकाकरण सत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण का समर्थन करना, ये सभी जो है आशा का कार्य है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य की सुविधा है उसमें आशा जो है एक रीढ़ की हड्डी या बैकबोन की तरह सिद्ध होती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में सही कथन की हमको पहचान करनी है। तो 4 कथन दिए हुए हैं। अगर आप योजना के बारे में डिटेल में जानते हैं तो निश्चित रूप से जो है इसमें से कौन सा कथन सही है इसको आप आसानी से जान जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, एक एक को चेक करते हैं। इसे 23 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था, बिल्कुल गलत है क्योंकि यह योजना 2018 में शुरू हुई थी। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा, दैनिक उपचार, दवाओं की लागत, निदान शामिल नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें ये सब कुछ शामिल होता है। ये योजना 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रति परिवार प्रदान करती है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें 5 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये सही है। इस योजना में शहरी और ग्रामीण गरीबों को शामिल किया गया है। कब लागू हुई थी, ये भी एक अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ कहाँ से किया था? रांची, झारखंड से। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों ही परिवार शामिल होते हैं और 10 करोड़ गरीब परिवारों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है। ये योजना 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है और इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क जो है लाभार्थी को प्रीमियम के रूप में नहीं देना पड़ता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न स्थानों में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़े उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो चमड़ा उद्योग की राजधानी के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? कानपुर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहलाती है और ये बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों जो कि जूते इत्यादि बनाती हैं, लेदर से संबंधित प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको चमड़े का निर्यात किया जाता है और इससे जो है लगभग 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होता है। चमड़ा उद्योग के कारण गंगा नदी कानपुर में अधिक प्रदूषित हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो चीनी मिट्टी के लिए जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान है जो वर्ल्ड फेमस है? वो है खुर्जा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चीनी मिट्टी उद्योग को और एक नाम से जानते हैं क्या? पॉटरी उद्योग के नाम से भी जानते हैं। तो चीनी मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी होती है जिससे कई सारे आकार के सुंदर सुंदर कलाकृति वाले बर्तन भी निर्मित किए जाते हैं और पॉटरी कहा जाता है जिस स्थान पर ये बनाए जाते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों का निर्माण कार्य चला आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो आम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है भारत में? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसमें सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे महत्वपूर्ण फल आम है, इसीलिए इसको फलों का राजा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी 23.86% है। दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट आता है? आंध्र प्रदेश आता है। भारत से आमों का कुल निर्यात 59.22 हजार टन है और भारत दुनिया भर में 40 से अधिक देशों को आम का निर्यात करता है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? शस्य जलवायु क्षेत्र यानी कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि की दृष्टि से जो जलवायु क्षेत्र हैं वो कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो सही उत्तर क्या है? 9। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। अब ये 9 कौन से हैं, इनका क्या विभाजन है, किन क्षेत्रों में है, उसकी लिस्ट आपके सामने है। एक नज़र जो है इनकी क्षेत्रों के नाम जरूर देख लीजिए। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और बिंद क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी हम इसको कह सकते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शन को देखिए। बेगूसराय, लखनऊ, गुरुग्राम या चेन्नई। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न। सिंधु एक फल की प्रजाति है, बहुत यूनिक है ये, और क्या यूनिक है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताना है ये किस फल की उन्नत प्रजाति है। आम, अमरूद, केला, अंगूर में से आपको चुनना है। तो सिंधु जो है आम की एक उन्नत प्रजाति है और इसका विकास जो है महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था और ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड यानी संकर, यानी 2 किस्मों को मिलाकर बनाई गई है। वो 2 किस्में कौन सी हैं? रत्ना, ये भी आम की वैरायटी है, और अल्फांसो, आप जानते हैं बहुत ही प्रीमियम जो है आम होता है जिसका भारत जो है बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। तो रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु डेवलप की गई है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके फल में गुठली नहीं पाई जाती है, यानी ये विश्व की एकमात्र बीज रहित सीडलेस आम की प्रजाति है। अगला प्रश्न। निम्न में से किसकी कमी से मक्का की पत्तियों का जो शीर्ष होता है, जो टिप होता है, वो वाइट हो जाता है? एक रोग है मक्के का, तो आपको बताना है किस तत्व की कमी के कारण उसका जो है शीर्ष सफ़ेद हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिंक।
जिंक की कमी के कारण उसका जो है जो हेड होता है, पत्तियों का शीर्ष होता है, वो सफ़ेद होने लगता है। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। मूल रूप से ये खरीफ ऋतु की फसल है, लेकिन जहाँ पर सिंचाई के साधन अब उपलब्ध हैं वहाँ रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में इसको लिया जा सकता है। मक्का में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्का की खेती की पत्तियों के शीर्ष पर जो है जो सफ़ेदी होती है वो जिंक की कमी के संकेत होते हैं। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन है विश्व में? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। निम्न फसलों में से सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो अभी हमने लगभग इसके बारे में जाना। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनमें से मक्का में पाया जाता है। तो मक्का जो है कार्बोहाइड्रेट रिच जो है मोटे अनाज का एक किस्म है या सीरियल है। आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? आपसे हेक्टेयर पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही संभावित होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 वर्ग किलोमीटर या 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। ये भूमि मापन की इकाइयों में पढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भूमि मापन का अलग जो है कई सारे पैमाने चलते हैं, थोड़ा सा उस पर एक नज़र डाल लीजिए। जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि 1 बीघा बराबर कितना होता है? 3025 वर्ग गज होता है। इसके अलावा 1 बीघा इसको 60 × 60 वर्ग गज इलाही में भी नापा जाता है। तो इसी तरह से कई सारे जो है मानक हैं जो आपके सामने दिए हैं, इनको जो है एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित क्या है इनमें से? तो 11वीं अनुसूची में कौन कौन से क्षेत्र दिए गए हैं इनमें से ये आपको बताना है। पशुपालन, लघु उद्योग, बाजार और मेले या सभी? तो इसका सही उत्तर क्या है? उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इस अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल हैं और 11वीं अनुसूची के शामिल विषयों में पंचायत राज की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, पशुपालन, ग्रामीण उन्मूलन, बाजार, सड़क, लघु उद्योग आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ये ऑयल रिफाइनरी या तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? मथुरा में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। लठमार होली जो कि काफ़ी फेमस फेस्टिवल है और वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो ये जो है बरसाना में मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। बरसाना जो है राधा जी का गांव माना जाता है। तो बरसाने की लठमार होली फागुन मास में मनाई जाती है। इसी दिन नंदगांव के ग्वाल बाल होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जनपद क्यों फेमस है? किस चीज़ की खेती के लिए फेमस है आपको बताना है। कपास, अफीम, गन्ना या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो बाराबंकी जनपद है ये ओपियम या अफीम की खेती के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक अफीम की खेती होती है वो यहीं पर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग NIAM कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शंस में से आपको चुनना है। जयपुर, लखनऊ, नई दिल्ली और शिमला। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ये ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस सेशन में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया, उसकी व्याख्या देखी। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद।